साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ, दूसरे चरण में मतदान होना है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। प्रचंड जीत भैया, मतलब आप समझिए, ये जीत ऐसी जीत नहीं है कि जिसको छोड़ दिया जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं अगर आपने इतनी बड़ी जीत देखी होगी तो जरा बताइएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की ऐसी लहर है दोस्तों कि भाजपा के उम्मीदवार के आगे कोई दूसरी पार्टी का नेता खड़ा तक नहीं हुआ। और ये जानते हैं, दमन दीव, दादर और नगर हवेली इतिहास रच गया है दोस्तों। आप समझ लीजिए, अब इसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि यह केंद्र शासित प्रदेश है। आप भूले नहीं होंगे, त्रिपुरा की जीत कोई छोटी जीत नहीं थी दोस्तों। दिल्ली की जीत, यह भी तो केंद्र शासित प्रदेश ही है ना। लेकिन इतनी बड़ी जीत, इतना प्रचंड जनादेश आज से पहले कभी नहीं मिला। यह इतिहास रचने जैसा है। आज इस कहानी की चर्चा करूंगा दोस्तों कि आखिर कैसे दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में इतनी प्रचंड मोदी लहर देखने को क्यों मिली है, इस कहानी की। और साथ ही साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, बीएमसी, क्या गजब के बदलाव दिख रहे हैं। आपको पता है, यह खबर आपने कहीं देखी हो तो बताइएगा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों पार्टी आपस में मिल गए हैं दोस्तों। अभी कुछ समय पहले मैंने अमित शाह जी की एक भविष्यवाणी दिखाई थी और देखिए, कुछ ही दिन हुए हैं वो भविष्यवाणी सच साबित हो गई। आखिर उद्धव ठाकरे और शिंदे ने हाथ मिला लिया। ये उप मुख्यमंत्री हैं ये सरकार में। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई। आज की कहानी में दोस्तों 2-3 जगहों के स्थानीय चुनाव की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको समझ में आएगा दोस्तों कि इस कहानी में कितनी बड़ी रणनीतिक बदलाव दिखाई दे रही है। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, और साथ ही एक बड़ी खुशखबरी आप सबके साथ साझा कर रहा हूं दोस्तों। आज सुबह भी मैंने आपको बताया था कि मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां, देखिए पहली बार खुशी, सच मायने में बता रहा हूं दोस्तों, जीवन में मेरी 8वीं पुस्तक है। ये पुस्तक 8वीं पुस्तक है मेरी। 5 साल के बाद ये पुस्तक मैंने लिखी है। पहली बार पुस्तक प्रकाशित होने के बाद की खुशी सिर्फ आपके साथ साझा कर रहा हूं, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए। अभी मैंने किसी को नहीं दिया। तो दोस्तों, ये पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। ये जो पूरा इकोसिस्टम पिछले कई वर्षों से, खास करके और पिछले 70 साल से, ये कहता है ना कि आरएसएस ने क्या किया, तुम्हारे घर में कुत्ता भी नहीं मरा, इस पुस्तक में जवाब है दोस्तों। और मुझे नहीं पता संघ के लोग किस तरीके से लेंगे, क्या लेंगे, लेकिन मैंने अपने रिसर्च में ये दिखा दिया कि 225 कहानियां हैं। संघ का कितना बड़ा योगदान है। सिर्फ 150 शब्द में ये कहानियां हैं। इसमें आपको दोस्तों कम से कम 250 अनदेखी तस्वीरें मिलेंगी। और मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले जी ने इस पुस्तक के बारे में क्या लिखा है, मैं एक लाइन सिर्फ पढ़ता हूं। संघ की अनसुनी कहानियां वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर हरिश्चंद्र बर्णवाल की एक विलक्षण पुस्तक है। उन्होंने संघ से जुड़ी कम जानी और ज्यादातर अनजानी कहानियों को खोजकर अपने अध्ययन से इसे लिखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक सामान्य पाठक और शोधार्थियों के लिए संदर्भ कोश सिद्ध होगी। ये दत्तात्रेय जी ने लिखा है, सर कार्यवाह जी ने लिखा है। तो कई लोगों के सवाल मेरे पास आए कि ये पुस्तक कहाँ से मिलेगी। मैं दोस्तों कमेंट में इसे पिंड कर दूंगा, सीधा वहां से लीजिएगा। और मेरा निवेदन है दोस्तों कि जो भी सक्षम है वो मतलब 10, 20, 50, 100 पुस्तकें खरीद कर लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। ये पुस्तक बहुत काम की है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये आंकड़ा सबसे पहले आपको दिखाता हूं। यह आंकड़ा गौर से देखिए, कितना बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। अंदाजा लगाइए
केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव, दादर और नगर हवेली, भारतीय जनता पार्टी की यह प्रचंड जीत है। ये ना भूतो ना भविष्यति, इतिहास में इतनी बड़ी जीत ही नहीं मिली कभी। अब देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दमन डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 16 सीट है कुल, भाजपा के पास 15। म्युनिसिपल काउंसिल में 15 सीटें, 14 भाजपा जीत गई। सरपंच 16 है, 15 भाजपा जीत गई। दीव में आइए, जिला पंचायत 8 है, भाजपा सभी की सभी 8 सीटें जीत गई। और आगे बढ़िए, दादर और नगर हवेली, जिला पंचायत 26 है, भाजपा 24 जीत गई। म्युनिसिपल काउंसिल 15 की 15 सीटें जीत गई। और जो भाजपा के केंद्र शासित प्रदेश अध्यक्ष हैं दोस्तों, महेश अगरिया, उन्होंने पार्टी ने जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में यह बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। हमने इसके लिए महीनों से मेहनत की है दोस्तों। यह आंकड़ा जो आपको दिखा रहा हूं ना, यह छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, इस बात को समझिए। भाई, अभी लोकसभा चुनाव के बाद जो लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी के जाने की भविष्यवाणी कर रहे थे, अब देखिए कितनी बड़ी घटना हो रही है। भाई, जिस हरियाणा में आप उछल रहे थे कि एकदम सुनामी आ जाएगी कांग्रेस की, खत्म हो गए। जिस महाराष्ट्र में आप सोच रहे थे कि एकदम से उखाड़ फेंकेंगे, वहां पर भी आपकी बुरी हार हुई। दिल्ली में क्या हुआ? और अब तो राहुल गांधी की यह हालत है दोस्तों कि बिहार चुनाव से ऐन पहले उन्होंने अपने हार का जस्टिफिकेशन भी दे दिया कि क्यों हम हार रहे हैं। लीजिए, क्यों हारे, कौन सा वोट चोरी हो गया? यह दिलों की चोरी है, वोट की चोरी नहीं है। वरना दमन, दीव और दादर और नगर हवेली में इतनी प्रचंड जीत कभी हासिल नहीं होती। और मैं जानता हूं दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया इसे बिल्कुल हल्का करके दिखाएगा। अरे ठीक है, छोटी जगह है, तो फिर बड़ी जगह क्या है? अरे भाई, बिहार के बारे में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं, छोटी मोटी जगह हम देखेंगे। तो आपके लिए बड़ी जगह क्या है? आपके लिए दिल्ली भी छोटी है, आपके लिए दादर, नगर हवेली, दमन, दीव ये भी छोटा है। कोई छोटा नहीं होता दोस्तों, याद रखिए इस बात को। और मैं छोटे छोटे चुनाव भी दिखा रहा हूं। अभी जेएनयू का चुनाव हुआ, मैं चाहता था बनाना, बना नहीं पाया दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा, 0 से 1 सीट पर सिर्फ 200 सीटों से हार मिली है। ये भले कह रहे हो कि चारों सीट जीत गए, लेकिन यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी का जो उछाल है ना, सारे लेफ्टिस्ट संगठन को एकजुट होकर के लड़ना पड़ा, तब जाकर के किसी तरीके से ये जीत मिली है। इस बात को भूलिएगा मत। और ये जो दमन, दीव और दादर नगर हवेली की है ना दोस्तों, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने 122 सीटों में से 91 सीटें यानी 75% बिना किसी विरोध के ही जीत ली। छोटी जगह है, लोगों ने आपसी सहमति बनाई, बोला अरे भाजपा के हैं तो छोड़िए ना। 48 जिला पंचायत हैं, 35 सीटें भाजपा ने बिना विरोध के जीत ली। कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों। भाई, पिछली बार भी 9 सीटें ऐसी थी, मतलब 9 सीटें भाजपा ने जीती थी। मैं थोड़ा तुलना कर देता हूं। भाजपा ने पिछले साल 5 साल पहले 9 जिला पंचायत सीटें जीती थी, इस बार 35 जीती है। 44 ग्राम पंचायतों में से 30 नगर पालिकाओं में से 26 सीटें बीजेपी ने बिना किसी विरोध के जीत ली। लेकिन आपको एक बात बताता हूं दोस्तों कि 2020 में भी बिना किसी चुनाव के लोगों ने चुनाव जीता था। उस समय भाजपा को इतनी जीत नहीं मिली थी। मैं जरा कुछ आंकड़े देता हूं। 150 में से 84 सीटें बिना किसी विरोध के जीती गई थी, और ये जो 84 थी ना, उसमें 47 निर्दलीय थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत की दोस्तों। मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, महेश अगारिया जो वहां के नेता हैं, हमने 3 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। हमारे पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने 50 पंचायतों और 43 नगर पालिकाओं सीटों पर जाकर प्रचार किया, सर्वेक्षण किया, लोगों की सूची तैयार की, और तब जाकर यह सब कुछ हुआ है। कांग्रेस को पच नहीं रहा, ये तो दिलों की चोरी हो गई। ये राहुल गांधी तो वोटों की चोरी लेकर गए थे, यहां दिलों की चोरी हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए, जाइए, कोई बात नहीं।
जाइए ना, देखिए कोई हिंसा हुई है, कोई खून खराबा हुआ है। अरे जाना तो आपको बंगाल में चाहिए था, जहां लोग भर नहीं पाते थे। तो दोस्तों, ये प्रचंड जीत। मैं साथ के साथ महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की रणनीति भी आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, इस खबर को भी देखिए, और यह खबर कितनी बड़ी है आप समझने का प्रयास कीजिए कि पूरा का पूरा हिसाब किताब ही पलट गया। यहां दोस्तों 2 दिसंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। जानते हैं सबसे बड़ी खबर क्या और मजेदार बात क्या है? सिंधुदुर्ग जिला, यहां कणकवली शहर में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे दोनों नेता आपस में मिल गए। अरे जिस शिवसेना के लिए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को ठेंगा दिखाया, उसको बाहर भगा दिया, वो दोनों पार्टी आपस में मिल गई वहां पे। और जो रिपोर्ट आ रही है ना दोस्तों, कोंकण की राजनीति में एक तरीके से भूचाल की तरह है ये। सिंधुदुर्ग जिले में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों से पहले कणकवली में राजनीतिक समीकरण में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और जो खबर सामने आई है, शिवसेना ठाकरे गुट और शिंदे गुट दोनों के नेताओं के बीच गुप्त बैठक हुई है। क्यों जानते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, राणे के खिलाफ मुहिम चलाई जाए, इनको हराया जाए भाजपा को। नाम क्या दिया है? शहर विकास अघाड़ी। बताइए, महाविकास अघाड़ी के बाद शहर विकास अघाड़ी। तो अब मेरे मन में तो यही सवाल उठ रहा है, फिर एकनाथ शिंदे साहब कैसे उप मुख्यमंत्री रहेंगे? मतलब शहर में विकास अघाड़ी बना के आप भाजपा को हराइएगा और केंद्र में आप भाजपा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री रहिएगा, ये तो नहीं चलेगा। अच्छा, इसके मास्टरमाइंड कौन है? किनके इशारे पर चल रहा है? देखिए, शरद पवार। अब इन्होंने नया गेम खेला है, इनको समझ ही में नहीं आ रहा कि हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, इतनी बड़ी जीत, इतनी प्रचंड जीत। जानते हैं क्या किया इन्होंने? अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे की गुट दोनों को कहा है कि आप जिससे चाहो गठबंधन कर लो। अपने नेताओं को भी बोल दिया, सबको बोला है, जो भी लोग हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये ठाकरे, सारे को बोल दिया कि जिससे जो चाहे गठबंधन कर ले, बस एक ही निशाने पे हो, भाजपा को हराओ। किसी भी सूरत में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक नया आंकड़ा दिख रहा है। और इतना ही नहीं, ये उद्धव ठाकरे को हो क्या गया है? अरे मैं एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, आपको दिखाता हूं। उद्धव ठाकरे के साथ एक बुर्का पहने हुई महिला खड़ी हैं, भाषण दे रही हैं। पता क्या कह रही हैं? कि अपने देश का हाल नेपाल की तरह होने वाला है। मैं तो कहता हूं, अब लाइन सुनिएगा, कि रामायण को टीवी पे मत दिखाइए, संविधान को दिखाइए, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या गलत है और क्या सही है। उद्धव ठाकरे सुन रहे हैं। सोचिए, बाला साहेब ठाकरे क्या सोचते होंगे। अरे एक मुस्लिम महिला कह रही है रामायण को मत दिखाइए, संविधान को दिखाइए। क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में बोला जा सकता है ऐसा? सोचिए। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहां का है, सोशल मीडिया पर देखा दोस्तों, आपको दिखाता हूं, सुन लीजिए। देश है, कुछ दिनों तो से अपना हाल बिल्कुल नेपाल की तरह होने वाला है। अरे मैं तो कहती हूँ, रामायण के जगह पर टीवी पर संविधान बताना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब ये बात क्यों सही है, कैसे तुष्टीकरण कर रहे हैं, इस बात को भी समझिए। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे एक कार्यक्रम में कहते हैं कि हम और राज ठाकरे मिल गए, तो इस बात से मुस्लिम बड़े गदगद हैं। बताइए, मतलब दो ठाकरे भाई मिल गए तो मुसलमान गदगद हैं। क्यों? या तो आप बाला साहब ठाकरे के बयान भूल गए होंगे, या फिर मुसलमानों ने यह देख लिया होगा कि ये वो वाला ठाकरे नहीं है। भाई, बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था कि कांग्रेस के बारे में, कि कांग्रेस के आगे हिजड़े झुकते हैं, यही कहा था ना। ये कैसा बदलाव है, कोई समझ नहीं सकता दोस्तों। और तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मंत्री ये कह रहे हैं कि भैया ये दोनों ठाकरे बंधु तो ये तो तुष्टीकरण में चले गए, पूरा का पूरा इनका चैप्टर ही बदल गया, ये पन्ना ही पलट गया पूरा। ये तो तुष्टीकरण में ऐसे चले गए कि ये मराठी और हिंदू वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों को छोड़ देते हैं। आप देखिए,
आशीष शेलार ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर चुनिंदा हिंदू नामों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो केवल हिंदू और मराठी डुप्लीकेट मतदाताओं की तरफ इशारा करते हैं। बोला भैया आप मुस्लिम मतदाताओं के बारे में भी तो बोलिए। साफ साफ दिख रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं ठाकरे बंधु। आशीष शेलार ने कहा कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में 2.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम नाम मतदाता सूची में कई बार दर्ज हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ हिंदू और मराठी वोटर्स के नामों को इंडिकेट कर रहे हैं, मुसलमान मतदाताओं को नहीं बोल रहे। और तभी जाकर के आप देखिए पूरा का पूरा गणित कैसे बदल रहा है दोस्तों। अभी मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने एक चीज कहा कि मुंबई में कोई खान मेयर ना बने, ध्यान रहे। अब ये बात कहां से आई आप जानते हैं, कैसे चीजें एकदम पलटते पलटते आगे जा रही हैं। दरअसल अभी न्यूयॉर्क में दोस्तों जोहरान ममदानी ये मेयर बने। अब सारे लेफ्ट लिबरल गैंग उछल रहे हैं, तो इन्होंने भी बोल दिया। लेकिन मैं आपको एक भविष्यवाणी याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, जरूरी है। ये जो महाराष्ट्र में पूरा बदलाव हो रहा है ना, अमित शाह बड़ी दूर की सोचते हैं दोस्तों। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया दमन, दीव, दादर और नगर हवेली, ये जो इतनी बड़ी जीत मिली है, अब आप अमित शाह की रणनीति समझिए। वो जानते थे कि शरद पवार क्या कहने वाले हैं। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये सारे लोग मिलकर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जुगलबंदी कर लें, भाजपा को हराने में लग जाएं। और इसीलिए जब मुंबई में भाजपा का नया मुख्यालय बन रहा था ना दोस्तों, तब उन्होंने कहा था, भाजपा को चेताया था कि भैया भारतीय जनता पार्टी अब बैसाखी के सहारे नहीं चल सकती, उसको अपने दम पर अब खड़ी है और आगे बढ़ना है। हम मजबूत हस्ताक्षर हैं, पहले उन्होंने ये कहा, सुन लीजिए। महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी भाजपा ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी। भारत की राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत एक अमिट स्थान रखते हैं, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र के एक मजबूत हस्ताक्षर है, इसमें कोई ना नहीं बोल सकता। दोस्तों अमित शाह जोश तो भरते हैं, बताते हैं कि हां हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे वो आह्वान करते हैं कि हमको रुकना नहीं है, अब हमको ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। तहसील पंचायत, जिला पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सब कुछ चाहिए। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, उसका नतीजा दमन, दीव, दादर, नगर हवेली में दिख रहा है दोस्तों। अब महाराष्ट्र में चाहिए, यही भविष्यवाणी थी और देखिए वो सच साबित होती हुई दिख रही है। अकेले लड़ना पड़ेगा, देखिए जी आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनकर हमारे सामने। मित्रों, महाराष्ट्र में भी डबल इंजन सरकार हो गई, आप सभी को उससे संतोष होगा, मगर मुझे इससे संतोष नहीं है। डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए, ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। तहसील पंचायत, जिला पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि इतने दमखम के साथ लड़िए कि विरोधियों का सुपड़ा साफ हो, दूरबीन लेकर कहीं पर वो दिखाई न पड़े। इतने प्रचंड आवेग और परिश्रम के साथ इस चुनाव को हमने लड़ना भी है और जीतना भी। मैं तो एक बात देखता हूं दोस्तों कि मोदी शाह की जोड़ी गजब काम करती है 24 घंटे। मैं तो मतलब सच कहिए दोस्तों, ईश्वर से कहता हूं कि वास्तव में मतलब कोई कर नहीं सकता। 24 घंटे भाई जीतना जरूरी है, काम करने के लिए भी जीतना जरूरी है, मतलब सैल्यूट करना चाहिए दोस्तों। लेकिन देखिए कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, छोटी छोटी। अभी मैं देख रहा था ठाकरे ब्रदर्स के घर के बाहर एक पोस्टर लग गया है, उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। अब समझ ही में नहीं आ रहा है। देखिए ये सब लड़ाने की रणनीति है कि या तो उत्तर भारतीयों से, हिंदी भाषियों से मराठी को लड़ाइए, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, या फिर वहां लड़ाइए, कुछ तो कीजिए, कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला हो। और आप देखिए अभी बटोगे तो कटोगे ये नारा दिया गया था ना, आप सोचिए वो किसके लिए था। ये तुष्टीकरण करते हैं तो दूसरी तरफ जाइए, देखिए अब यहां पर
ये है कि बटोगे तो पिटोगे, यानी महाराष्ट्र में अगर ये जुगलबंदी हो तो वहां वो जुगलबंदी हो जाए। ये लड़ाने की साजिश है। और उत्तर भारतीय सेना पता नहीं कौन है, कहां से आया, क्या है, सुनील शुक्ला की फोटो है, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता दोस्तों। अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, इस बात को समझिए। ये तो मोदी शाह की वजह से चीजें दिख रही हैं। हालांकि मैं कुछ चीजें और आपको बता दूं दोस्तों कि भले शरद पवार कुछ कह रहे हो, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल जाए, मुसलमान भी मिल जाए, कांग्रेस मिलेगी? क्या लगता है आपको कांग्रेस मिल जाएगी? कांग्रेस शुरू में कह रही थी कि हम नहीं मिलेंगे, फिर बाद में पता चला एक रैली हुई तो उसमें दिखे कांग्रेस के नेता। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहूंगा दोस्तों कि महाराष्ट्र के लोग इन छोटे छोटे विवादों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे लिए विकास करने वाला व्यक्ति कौन है, उसके साथ खड़े हैं। आज जो नतीजा दमन, दीव, दादर, नगर हवेली में आया, वही नतीजा आपको बिहार में दिखेगा दोस्तों, और वही नतीजा आपको महाराष्ट्र में भी दिखेगा। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं और इसीलिए उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर साफ कर दिया। कोई होमवर्क नहीं किया, इधर उधर से गलत सीधे आंकड़े भरे, फोटो बदल दिए और दिखा दिया। पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बोलते नहीं जाएंगे। ये वोटों की चोरी नहीं, दिलों की चोरी है, और ये मोदी शाह करना जानते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, देखिए HB मेलोडी पर गीतों का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस पुस्तक के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ये पुस्तक बरसों की मेहनत का नतीजा है। जब आप एक बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी मेहनत की गई है। और मेरा निवेदन है आप सभी से, देखिए कमेंट में मैंने पिन कर दिया है खरीदने के लिए, सारे प्लेटफॉर्म पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप पढ़िए और एक एक चीज, एक एक घटना सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कीजिएगा, हैशटैग डालिएगा, संघ की अनसुनी कहानियां। उम्मीद करता हूं आपका प्रेम और स्नेह मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।